जय हिंद। तो सबसे पहली बात आपको ये बताना है कि कुछ लोगों को संदेह है कि बीच में हम छोड़ देंगे। रोज व्हाट्सएप करते हैं कि सर पूरा क्रैश कोर्स कराएंगे। तो आप जानते हैं चैनल एंडीज कोचिंग के नाम से नहीं बना है, पद्माकर वर्मा के नाम से बना है। तो ये हो नहीं सकता कि हम बीच में छोड़ दें। जो भी आपको पढ़ाया जाएगा क्रमबद्ध पढ़ाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम जैसे अन्य टीचर यूट्यूब पर पढ़ाते हैं, जो अच्छा चैप्टर होता है उसी को पढ़ा देते हैं। ये प्रचार के लिए नहीं पढ़ाया जा रहा है, ये एक तरह से निःशुल्क शिक्षा योजना है, समझ गए। तो आपको बिल्कुल क्रमबद्ध पढ़ाया जाएगा, आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। और अब तो अन्य क्लास भी स्टार्ट हो गए। देखिए हिस्ट्री स्टार्ट करवा दिया हमने, और बाकी के लिए हम काफी हैं, जान ही रहे हैं। और आप अगर सहयोग और समर्थन करते रहेंगे तो हम आपको एक से एक टीचर देंगे। आपको कहीं किसी प्लेटफॉर्म पर जाने की जरूरत नहीं है। बस जमकर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और जितना आप समर्थन करेंगे उतना हम लोगों का हौसला बढ़ेगा और हम अपनी पूरी ऊर्जा, पूरी शक्ति के साथ आपकी सेवा में रत रहेंगे। तो चलिए, ये सब बातें तो होती रहेंगी। आइए उपराष्ट्रपति पढ़ते हैं। उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति आपने पढ़ लिया, उपराष्ट्रपति पढ़ना है। यह पद अनुच्छेद 63 में है, अनुच्छेद 63। और राष्ट्रपति का पद किसमें है? वो अनुच्छेद 52 में है। ये तो पढ़ चुके हैं। तो पहली हेडिंग हमने राष्ट्रपति में भी क्या डलाई थी? पहली हेडिंग डलाई थी निर्वाचन। निर्वाचन, इसमें पहली हेडिंग निर्वाचन रहेगी। और ये निर्वाचन अनुच्छेद 66 में है। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 66, 66 में है। राष्ट्रपति का निर्वाचन किसमें था? 54 में। तो राष्ट्रपति की तरह अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, मतलब जनता पहले एमपी लोगों को चुनती है, फिर यही एमपी लोग राष्ट्रपति को चुनते हैं। तो निर्वाचन अप्रत्यक्ष होता है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा होता है। ये हम राष्ट्रपति वाले चुनाव में बता चुके हैं। संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य उपराष्ट्रपति को चुनते हैं। ये ध्यान देना, सभी सदस्य, सभी सदस्य का मतलब निर्वाचित और गैर निर्वाचित दोनों, निर्वाचित और गैर निर्वाचित दोनों, गैर निर्वाचित, गैर निर्वाचित। आप जानते होंगे कि कुछ गैर निर्वाचित सदस्य भी संसद सदस्य भी होते हैं। जैसे राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने लोगों को नॉमिनेट करता है? 12 लोगों को। और लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन। तो ये गैर निर्वाचित सदस्य भी उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। और ध्यान रहे कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में केवल और केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। ठीक, निर्वाचित और गैर निर्वाचित सदस्य दोनों भाग लेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहां एग्जाम में यहीं पर फंसाते हैं। ठीक, कि ये दे देते हैं कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं सभी निर्वाचित संसद सदस्य, दूसरा सभी सदस्य। तो दोनों में कौन मारेंगे? सभी सदस्य। अब देखिए, उम्मीदवारी के लिए, मतलब जो उम्मीदवार बनना चाहता है चुनाव में, वो कितने प्रस्तावक होंगे? 20 मतदाता प्रस्ताव करे और 20 ही अनुमोदन करे। राष्ट्रपति वाले में कितने थे प्रस्तावक? 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक थे। यहां 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होंगे। ठीक,
ये उपराष्ट्रपति का निर्वाचन हुआ कि सभी एमपी मतदान करते हैं। एकल संक्रमणी पद्धति के द्वारा निर्वाचन होता है। निर्वाचन अप्रत्यक्ष होता है। 20 प्रस्तावक 20 अनुमोदक होते हैं। योग्यता इनकी देख लीजिए। योग्यता वहां राष्ट्रपति में लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता थी। क्योंकि ये राज्यसभा का पदेश सभापति होता है, इसलिए इसकी योग्यता क्या है? राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। लेकिन न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। मतलब 35 वर्ष से कम होगा कोई व्यक्ति तो उपराष्ट्रपति नहीं बन सकता और लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। तो ये योग्यता हो गई। शपथ देखिए, शपथ राष्ट्रपति महोदय दिलाते हैं, लेकिन राष्ट्रपति महोदय को कौन शपथ दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। इनकी भी ये शपथ 69 में है, 69। यहां हम बड़ा से लिखना है 69 में। शपथ जो है ये 69 में है। पदावधि देखिए ये 67 में है। अनुच्छेद इंपॉर्टेंट नहीं है इसका, केवल अनुच्छेद 63 ही इंपॉर्टेंट है। पदावधि देखिए 5 वर्ष तक पदावधि होगी, लेकिन जब तक उत्तराधिकारी नहीं चुन लिया जाता तब तक पद पर बना रहेगा। ठीक। हटाया जाना, राष्ट्रपति को तो महाभियोग से हटाया जाता है, लेकिन इनको महाभियोग से नहीं, क्योंकि ये राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। इसलिए अगर राज्यसभा साधारण बहुमत से इनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे और लोकसभा उसका अनुमोदन कर दे, मतलब राज्यसभा के सदस्य साधारण बहुमत से यह पारित कर दें कि हम इनको इस पद से हटा रहे हैं, और लोकसभा कह दे ओके हम आपका समर्थन करते हैं, तो उपराष्ट्रपति को हटना होगा। पद रिक्त देखिए, पद रिक्त कैसे होती है? वैकेंसी इनकी कब खाली होगी? वैकेंसी ये मर जाए, मृत्यु हो जाए, राष्ट्रपति को इस्तीफा दे दें, हटा दिए जाएं। इन तीनों स्थितियों में चुनाव 6 महीने के भीतर हो जाना चाहिए। ये राष्ट्रपति में भी था कि इस पद रिक्त की स्थिति में चुनाव 6 महीने के भीतर हो जाना चाहिए। तो इस 6 महीने, जो ये 6 महीने पद खाली रहेगा, तो फिर कार्यवाहक उपराष्ट्रपति कौन बनेगा? वहां तो कार्यवाहक राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बन जाते थे, लेकिन जब उपराष्ट्रपति महोदय ना रहे तो कार्यवाहक उपराष्ट्रपति कौन बनेगा? अपने मन में ईमानदारी से सोचिए, कौन बनेगा? नहीं, आप गलत सोच रहे हैं। क्यों गलत सोच रहे हैं? कि उपराष्ट्रपति पद का कोई काम ही नहीं होता, तो कार्यवाहक उपराष्ट्रपति बनने का क्या मतलब है? हैं? तो कार्यवाहक उपराष्ट्रपति कोई नहीं होगा। यहां आप लिख लीजिए, कार्यवाहक उपराष्ट्रपति का प्रावधान नहीं, उपराष्ट्रपति का कार्यवाहक उपराष्ट्रपति नहीं होगा। नहीं, ठीक, कार्यवाहक उपराष्ट्रपति नहीं। ठीक। अब इनका वेतन आइए, इनका वेतन कितना होता है? इनका वेतन देखिए, जब इनका कोई काम ही नहीं है तो इनका वेतन क्या होगा? तो अपने पद का ये वेतन ही नहीं पाते। ठीक, अपने पद का वेतन नहीं पाते, इनका कोई काम ही नहीं है। तब किसका वेतन पाते हैं? ये सभापति पद का वेतन पाते हैं। किसका? सभापति पद का वेतन पाते हैं, क्योंकि ये राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं।
तो राज्यसभा की कार्रवाइयों का संचालन करते हैं तो उसी का वेतन पाते हैं। ये वेतन कितना है? ये 4 लाख है और वेतन संचित निधि पर भारित व्यय होगा। ठीक है, ये 4 लाख वेतन ये पाते हैं। अब देखिए इनका कार्य एवं शक्तियां क्या है। तो इनके पद का तो कोई कार्य ही नहीं है, ये तो हमने बता दिया। तो ये कौन सा कार्य करते हैं? पदेन सभापति होते हैं। किसके? ये राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। राज्यसभा के पदेन सभापति। ठीक, सभापति वहां का क्या करता है? राज्यसभा की कार्रवाइयों का संचालन करता है। तो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं और क्या करते हैं? जब राष्ट्रपति महोदय नहीं रहते तो कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्य करते हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्य करते हैं। ठीक, तो ये उपराष्ट्रपति के बारे में हो गया कि निर्वाचन अप्रत्यक्ष आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणी पद्धति द्वारा संसद के दोनों सदनों के सदस्य करेंगे। उम्मीदवारी के लिए 20 प्रस्तावक, 20 अनुमोदक। योग्यता राज्यसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 35 वर्ष। शपथ राष्ट्रपति के समक्ष हटाए कैसे जाते हैं? राज्यसभा के अविश्वास पर लोकसभा के अनुमोदन द्वारा। और पद रिक्त की स्थिति में 6 महीने के भीतर चुनाव। अपने पद का वेतन नहीं पाएंगे, सभापति के पद का वेतन पाएंगे। 4 लाख है। कार्य शक्तियां राज्यसभा के पदेन सभापति हैं, कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं। ये याद हो गया होगा। अच्छा, ये बताइए भारत के उपराष्ट्रपतियों के बारे में कुछ जानते हैं? उपराष्ट्रपतियों के, जिसके पास नोट्स नहीं है स्क्रीनशॉट लिया करे। स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो ये नोट्स ही है, समझ लीजिए। इससे ज्यादा एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। तो भारत के उपराष्ट्रपतियों को जानते हैं? कितने उपराष्ट्रपति हुए हैं? 13। तो पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? पहले उपराष्ट्रपति बताइए। उपराष्ट्रपति कुछ होमवर्क दिया करेंगे आप। अच्छा, आज होमवर्क है, आप कमेंट में लिखिएगा कि भारत के उपराष्ट्रपतियों के नाम। तो पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? एक हम बता दे रहे हैं, राधा कृष्णन थे। राधा कृष्णन ये 2 बार लगातार उपराष्ट्रपति रहे। और ये इनका तो नाम है हमको नहीं आता, शायद वेंकैया नायडू है। जो वर्तमान है ये वेंकैया नायडू हैं। ये कौन से राष्ट्रपति हैं? 13वें उपराष्ट्रपति हैं। 13वें उपराष्ट्रपति। और वहां श्री रामनाथ कोविंद 14वें राष्ट्रपति हैं। समझ रहे हैं? 14 राष्ट्रपति, ये 13वें हैं उपराष्ट्रपति। ठीक, तो आप उपराष्ट्रपतियों का नाम देख लीजिएगा और हो सके तो कमेंट करिएगा सबका नाम। अब आइए मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद देखिए, मंत्रिपरिषद में कौन कौन मंत्री होते हैं? एक आपने सुना होगा कैबिनेट मंत्री। इसको हिंदी में मंत्रिमंडल कहते हैं, अंग्रेजी में कैबिनेट मंत्री कहते हैं। 15-16 कैबिनेट मंत्री अक्सर होते हैं। 15 से 20 तक अक्सर यही कैबिनेट मंत्री होंगे। ये अपने विभागों के अध्यक्ष होते हैं, विभागाध्यक्ष होते हैं। कुछ राज्य मंत्री होते हैं। राज्य मंत्रियों में 2 तरह के होते हैं। एक कैबिनेट के अधीन, मतलब जिस विभाग का कैबिनेट होगा उसके हेल्पर ये होंगे। एक स्वतंत्र प्रभार वाले। स्वतंत्र प्रभार का मतलब छोटे छोटे विभाग जो होते हैं वहां स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री बना दिए जाते हैं। इनका कोई कैबिनेट नहीं होता। और एक उप मंत्री होते हैं। उप मंत्री का कोई मतलब नहीं होता।
केवल कुछ लोगों की राजनीतिक महत्वाकांक्षा को संतुष्ट करने के लिए गाड़ी बंगला दे दिया जाता है और कोई काम वाम नहीं होता है। ठीक। उप मंत्री, अब देखिए गठन अनुच्छेद 75 में है। गठन का मतलब कैसे मंत्रियों की नियुक्ति होती है, तो ये अनुच्छेद 75 इंपॉर्टेंट है, याद करना है कि किस अनुच्छेद में प्रधानमंत्री और मंत्री की नियुक्ति होती है। तो देखिए, चुनाव हुआ, चुनाव में जिस दल को बहुमत मिला वह दल अपना एक नेता चुनेगा, उसी को बहुमत दल का नेता कहते हैं। तो सबसे पहले राष्ट्रपति बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा। ठीक। जैसे पिछला चुनाव हुआ, भाजपा को बहुमत मिला, भाजपा के सांसदों ने किसको नेता चुना, श्री मोदी को नेता चुना, और वही मोदी जी को फिर राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नियुक्त किया। प्रधानमंत्री नियुक्त हो गए, अब प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। ठीक है, तो किसी को भी मंत्री नियुक्त कर सकता है। ठीक। आप भी 21 साल से ऊपर ही हैं, सॉरी 21 नहीं, 25 साल से ऊपर होंगे तो आप भी मंत्री नियुक्त हो सकते हैं। ठीक। आपको मंत्री नियुक्त कर देंगे, लेकिन आपको 6 महीने के भीतर संसद के किसी सदन की सदस्यता लेनी पड़ेगी, अगर संसद सदस्य नहीं है। ठीक। इसका मतलब मंत्री बनने की योग्यता क्या है, संसद सदस्य होना। अगर आप संसद सदस्य नहीं हैं, मंत्री तो नियुक्त हो जाएंगे, लेकिन 6 महीने के भीतर किसी न किसी सदन की सदस्यता लेनी पड़ेगी, चाहे लोकसभा के लीजिए चाहे राज्यसभा के लीजिए। अब मंत्रिपरिषद का आकार देख लीजिए, कितने मंत्री होते हैं मंत्रिपरिषद में। तो पहले तो चाहे जितने मंत्री हुआ करते थे, लेकिन 91वें संशोधन के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया कि लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक मंत्री नहीं होने चाहिए। मतलब लोकसभा की सदस्य संख्या 550 है, 550 का 15% करेंगे तो वही लगभग 82 मंत्री के आसपास आएंगे। तो कुल मंत्रिपरिषद में 82 मंत्री होते हैं। ठीक, 82 के। लेकिन कोई जरूरी नहीं है, मोदी सरकार में तो बहुत कम मंत्री हैं, लेकिन अधिकतम वही 82 मंत्री हो सकते हैं। अब निकाल लीजिएगा जितने भी आए, 550 का 15%। बैठक दीजिए, देखिए तो मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, वही प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता करता है। मंत्रिपरिषद की बैठक में सभी मंत्री भाग भी नहीं लेते, केवल कैबिनेट मंत्री भाग लेते हैं, जो अपने विभागों के अध्यक्ष होते हैं, और सामूहिक निर्णय लिए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि रक्षा मंत्री अब केवल अपने विभाग का निर्णय लेंगे, वित्त मंत्री केवल अपने विभाग का निर्णय लेंगे। वित्त मंत्रालय का भी कोई निर्णय लेना होगा तो सारे मंत्री मिलकर निर्णय लेंगे। इस तरह जो मंत्रिपरिषद है वो एक परिवार की भांति, एक निकाय की भांति कार्य करती है। क्लियर हुआ? हाँ, अब आइए मंत्रिपरिषद का उत्तरदायित्व। ये भी देखिए अनुच्छेद 75 में है मंत्रिपरिषद का उत्तरदायित्व। तो मंत्रिपरिषद का जो उत्तरदायित्व है वो 2 तरह का है, एक व्यक्तिगत उत्तरदायित्व है, एक सामूहिक उत्तरदायित्व है। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व राष्ट्रपति के प्रति है, मतलब मंत्री लोग राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत या राष्ट्रपति की कृपा पर कार्य करते हैं, इसलिए राष्ट्रपति कभी भी मंत्री से इस्तीफा ले सकता है। ठीक, कभी भी मंत्री से इस्तीफा ले सकता है। तो राष्ट्रपति के इस्तीफा लेने का मतलब
कि जब प्रधानमंत्री कहेगा इन मंत्री जी को हटा दीजिए तो राष्ट्रपति हटा देगा, ठीक, अपने विवेक से नहीं हटाएगा। दूसरा सामूहिक उत्तरदायित्व, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये लोकसभा के प्रति है। यदि लोकसभा एक भी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास व्यक्त कर दे तो पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ेगा। सामूहिक उत्तरदायित्व का मतलब यही होता है, एक साथ तैरेंगे और एक साथ डूबेंगे सनम, ठीक है, कि वही जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, समझ गए। तो यही है कि एक मंत्री गया तो सभी जाएंगे। क्लियर। अब देखिए मंत्रिपरिषद के कार्य, मंत्रिपरिषद के कार्य क्या है? मंत्रिपरिषद का कार्य है राष्ट्रपति को सलाह देना। इसलिए राष्ट्रपति की जितनी भी प्रशासनिक, विधायी, वित्तीय, क्षमादान की शक्तियां हैं वो वास्तव में मंत्रियों की शक्तियां हैं। मंत्री के कहने पर ही राष्ट्रपति उन शक्तियों का प्रयोग करेगा। अब आइए मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच संबंध क्या है। ये अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति ऐसे मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करेगा, लेकिन राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है कि भैया ये हमको कुछ गलत लग रहा है, पुनर्विचार कर लीजिए, लेकिन पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए राष्ट्रपति बाध्य है। अगर पुनर्विचार के बाद मंत्रिपरिषद कहती है कि ये काम करो और राष्ट्रपति कहते हैं कि हम नहीं करेंगे, तो मंत्रिपरिषद कहेगी आप संविधान का उल्लंघन कर रहे हो, इसलिए आपके ऊपर महाभियोग लगाते हैं, ठीक। तो राष्ट्रपति कार्य करने के लिए बाध्य है, जैसी सलाह मंत्रिपरिषद देगी। अब देखिए प्रधानमंत्री जी का दायित्व क्या है, इनका क्या कर्तव्य है। ये अनुच्छेद 78 में है। अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री का कर्तव्य है, तो 3 कर्तव्य हैं, 78(1), 78(2), 78(3). तो 78(1) में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद जो भी विधायी या प्रशासनिक निर्णय लेगी उसकी जानकारी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को देगा। सारे निर्णयों की जानकारी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को देगा। राष्ट्रपति जो भी जानकारी मांगेगा प्रधानमंत्री देगा, ठीक है, जो भी जानकारी मांगेगा देगा। अगर किसी मंत्री ने अपने विभाग से संबंधित कोई व्यक्तिगत निर्णय लिया है तो राष्ट्रपति के कहने पर प्रधानमंत्री उसे मंत्रिपरिषद की सामूहिक बैठक में रखवाएगा, क्योंकि मंत्रिपरिषद एक परिवार की तरह कार्य करती है। तो मामला किसी भी विभाग का हो, सभी लोग मिलकर निर्णय लेते हैं। तो ये मंत्रिपरिषद के बारे में बात हुई। अब आइए महान्यायवादी, जिसको भारत का अटॉर्नी जनरल कहते हैं। ये एक तरह से एक सरकारी वकील है, मतलब इस पद पर रहते हुए भी अपनी वकालत कर सकता है। तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करेंगे। योग्यता सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की है। जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है वही महान्यायवादी नियुक्त होगा। इसकी पदावधि क्या है, कैसे हटाया जाता है, तो दरअसल वकील है तो इसकी कोई पदावधि नहीं होगी। तो जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे तब तक वह पद पर बना रहेगा, ठीक। जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे तब तक पद पर बना रहेगा, समझ गए। एक चीज और देख लीजिए, इसका वेतन नहीं लिखे हैं, वेतन कितना होगा। वेतन, ये वेतन जो है ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर निर्भर होगा। कोई इसका वेतन संचित निधि पर भारित नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर, मतलब संचित निधि पर भारित व्यय नहीं है, ये प्रसाद पर जितना राष्ट्रपति दे रहे, ठीक, उनकी कृपा पर। इसकी कार्य एवं शक्तियां देख लीजिए कि अटॉर्नी जनरल भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है।
भारत सरकार को कानून संबंधी मामलों में सलाह देता है। और तीसरी चीज कि वह भारत के किसी भी न्यायालय में भारत सरकार का पक्ष रखने के लिए खड़ा हो सकता है, चाहे सर्वोच्च न्यायालय हो चाहे हाईकोर्ट हो। अगला ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि संसद और इसकी समितियों की बैठक में भाग ले सकता है, बोल भी सकता है, लेकिन वोट नहीं दे सकता है। ये वोट नहीं देगा किसी भी सदन में, और या उसकी समिति में भाग लेगा, बोलेगा, लेकिन वोट नहीं देगा। ये भी सवाल कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कौन लोग ऐसे हैं जो संसद का सदस्य नहीं है, सदन के सदस्य नहीं है, फिर भी सदन की बैठक में भाग ले सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन वोट नहीं दे सकते। तो ये महान्यायवादी तो है ही है, लेकिन जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं तो वो लोकसभा के सदस्य हैं, लेकिन राज्यसभा की बैठक में भाग लेंगे, बोलेंगे, लेकिन वोट नहीं देंगे। इसी तरह राज्यसभा का कोई मंत्री है तो राज्यसभा में तो वोट देगा, लेकिन वो लोकसभा की बैठक में भी भाग ले सकता है, बोल सकता है, लेकिन वोट नहीं दे सकता। ये याद रखिएगा। तो ये हो गया। इनके एक सहायक हैं सॉलिसिटर जनरल, सॉलिसिटर जनरल, इनको इनके बारे में एक लाइन जान लीजिए। सॉलिसिटर जनरल ये भी क्या होता है? ये भी विधि अधिकारी होता है, विधि अधिकारी, समझ गए? तो ये एक तरह से महान्यायवादी का सहायक होता है। तो महान्यायवादी तो एक होता है, ये कई होते हैं। तो अक्सर महान्यायवादी महत्वपूर्ण मामलों में ही जाता है, बाकी उसके सहायक के रूप में यही लोग कोर्ट में जाते हैं, सॉलिसिटर जनरल। तो ये सारी बातें हो गई। तो आपने देखा केंद्रीय कार्यपालिका में हमने राष्ट्रपति को पढ़ा दिया, उपराष्ट्रपति को पढ़ा दिया, मंत्रिपरिषद पढ़ा दिया, अब ये महान्यायवादी पढ़ा दिया। इसी के साथ केंद्रीय कार्यपालिका समाप्त होती है। कल हम राज्यपाल या राज्य की विधायिका के बारे में बताएंगे। तो धन्यवाद।